Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you? Hoping all is going well. Let us start our today's assignment. Again, we will continue chapter number 9 from the novel Mr. Chips. और chapter number 9 का जो है the last paragraph is yet to be done and we will cover it in today's lecture. आज के लेक्चर में जो लास्ट पैराग्राफ है इसको इंशाल्लाह हम लोग कवर करते हैं. और इसमें बड़ी आपने जो चैप्टर पढ़ा बड़ा मज़ेदार चैप्टर था. इसमें मुख्तलिफ यादें हैं मिस्टर चिप्स की कैथरीन की डेथ के बाद, अपने न्यूली बॉर्न चाइल्ड की बर्थ के बाद उसकी जो मुख्तलिफ यादें जहन में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं वो शेयर करता जा रहा है मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर. तो अभी नई चीज़ जो है लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम हमारे साथ वो क्या शेयर करता है. However heretical he might be about the boards मैंने आपको बताया था they were the Dutch settlers in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो नीदरलैंड के लोग आबाद थे उनको बोर्ड्स कहा जाता था और वो इंग्लिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे. तो हेरिटिकल क्या होता है? अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, गैर रिवायती. अगरचा वो बोर्ड्स के हवाले से जनूबी अफ्रीका के लोगों के हवाले से थोड़ा सा गैर रवायती अंदाज़ अपनाए हुए था. गैर रवायती कैसा था? वो अक्सर उनको अप्रिशिएट करता था कि ये लोग जो है अपने मुल्क के लिए जंग कर रहे हैं इंग्लिस्तान से. हालांकि वो ख़ुद ब्रिटेन में रहता था, ख़ुद इंग्लैंड का रहने वाला है और ख़ुद जो है वो मुहिब्बे वतन है, लेकिन वो अप्रिशिएट करता था बोर्ड्स को किसी वक्त कि उनकी जंगजू जाना सलाहियतों को अप्रिशिएट करता था. लेकिन ही वॉज ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड हिज फेमस बजट. ऑर्थोडॉक्स क्या होगा बेटा? कन्वेंशनल. ये अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल, रवायती. लेकिन मिस्टर लॉयड जॉर्ज जो कि प्राइम मिनिस्टर था, कहाँ का? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है. तो उसके बारे में, उसके बजट के बारे में मिस्टर चिप्स बड़ा ही कन्वेंशनल था, बड़ा ट्रेडिशनल, बड़ा ही रवायती अंदाज था. क्या मतलब? ना तो वो मिस्टर लॉयड जॉर्ज को पसंद करता था कभी और ना ही उसके जो लाने वाले टफ बजट को, जो बजट वो लाया था अपने ज़माने में, उसको ही पसंद करता था. He did not care for either of them. और इन दोनों की से परवाह नहीं थी, ना उसके बजट की, फेमस बजट की, और ना ही मिस्टर लॉयड जॉर्ज की. And when years later LG Lloyd George came as the guest of honor to a Brookfield speech day, Chip said on being presented to him, "Mr. Lloyd George, I am nearly old enough to remember you as a young man." तो जब स्कूल में स्पीच डे था और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर लॉयड जॉर्ज को इनवाइट किया गया और उसकी बातचीत मिस्टर चिप से हुई, तो चिप्स ने क्या कहा कि मिस्टर लॉयड जॉर्ज, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, और मुझे अब याद नहीं तुम्हारी वो नौजवानी के अयाम जो हैं, उस ज़माने की तुम्हारी जो वजारत थी, तुम्हारा जो दौर था वो मैं ज़्यादा मुझे याद नहीं. मैं तुम्हें यंग मैन की हैसियत, मतलब यंग मैन की हैसियत से तुम मुझे उस तरह से याद नहीं. बट आई कन्फेस एडमिट that you seem to me to have improved a great deal. लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तुम बहुत बेहतर हो चुके हो. और ये बड़ी बात है कि किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर ये कहना कि जवानी में तुमने जो जो किया, जो वजारतें थी, जो बजट पेश किया, वो अपनी जगह था, जैसा भी था, लेकिन अब लगता है कि तुम ज़माने के साथ साथ इम्प्रूव हो चुके हो, बेहतरी आ चुकी है तुम में. द हेड स्टैंडिंग विद देम वॉज रादर एगॉस्ट का मतलब हॉरिफाइड. उसके साथ, चिप्स के साथ जो खड़ा था जनाब प्रिंसिपल, जो हेड खड़ा था ब्रुकफील्ड का, वो परेशान हो गया था कि चिप्स ने क्या अल्फाज कह दिए. बट एलजी लाफ्ड हार्टली एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स ड्यूरिंग द सेरेमोनियल दैट फॉलोड. सेरेमनी. लेकिन चिप्स की सारी बातें, सेरेमोनियल मीन सेरेमनी, चिप्स की सारी बातें सुनकर जॉर्ज लॉयड महज हंसा था और उसने सबसे ज़्यादा वक्त जो है उस सेरेमनी के दौरान, उस फंक्शन के दौरान चिप्स के साथ ही गुजारा था. और आखिर में जनाब कमेंट्स हैं कि जस्ट लाइक चिप्स वॉज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, कमेंटेड, रिमार्क्ड. बाद में सब लोगों ने ये रिमार्क्स दिए, राय दी कि चिप्स ऐसी बातें करता है. ही गेट्स अवे विद इट, ही एस्केप्स एवरी सिचुएशन, कि हैंडल्स एवरीथिंग, हर चीज़ से बच निकलता है, ऐसी बातें करके भी बच जाता है. आई सपोज एट दैट एज एनीथिंग यू से टू एनी बॉडीज इज़ ऑल राइट. और लोग क्या कहते हैं कि हमारा ख्याल है कि जिस एज में वो पहुंच चुका है, इस एज में जो भी कहा जाता है वो सच ही होता है. बुढ़ापे में जो भी कहता है कोई बंदा, जो बात भी कहता है वो सच ही होती है. जैसे कहा जाता है ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे जो है हमेशा सच्ची बात कहते हैं. इस तरह बुढ़ापे के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एज का ऐसा हिस्सा होता है कि इंसान बच्चों जैसा हो जाता है
और जो कहता है वो सच ही होता है, ठीक है, मुनाफिकत उसमें नज़र नहीं आती है। जी बेटा, ये लेसन आपका फर्स्ट टर्म का मिस्टर चिप्स लेसन ख़त्म हुआ। आपके सारे लेसन जो है 1 to 9 मिस्टर चिप्स के ख़त्म हो चुके। अब इसकी हम आते हैं जनाब एक्सरसाइज की जानिब, और एक्सरसाइज में देखते हैं कि आज क्या चीज़ें हैं करने वाली। यकीनी तौर पर हमें इसी चैप्टर जो है, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को लेकर चलना है, उसे आज सॉल्व करना है। तो अपने नोट्स खोल लीजिएगा, चैप्टर नंबर 9 देखिएगा। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले वी आर हैविंग सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स में नंबर 1 कमोडियस। कमोडियस होता है वसी, कुशादा, स्पेशियस, तो सी ऑप्शन जवाब होगा, स्पेशियस। नंबर 2 बिरीफमेंट, बिरीफमेंट होता है ग्रीफ, गम, तो नंबर ए ऑप्शन ग्रीफ आंसर होगा, गम। नंबर 3 स्टूपर, स्टूपर किसे कहते हैं, ट्रांस, डीप थॉट, गहरी वजद की हालत, गहरी सोच की कैफियत, तो यहाँ पर ट्रांस हमारे पास कहाँ मौजूद है, सी पर, और सी ऑप्शन आंसर है। नंबर 4 अनहेजिटेटिंगली, अनहेजिटेटिंगली होता है बगैर हिचकिचाहट के, कॉन्फिडेंटली या विदाउट हेजिटेशन, तो सी ऑप्शन कॉन्फिडेंटली इसका आंसर होगा। नंबर 5 क्लास्ट, क्लास का मतलब होता है दर्जाबंदी करना, रैंक्ड, RANKED, रैंक्ड, ठीक है जी। यहाँ पर डी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 6 रिकाउंट, रिकाउंट का मतलब रिमेंबर, याद करना, ए ऑप्शन रिमेंबर आंसर होगा। नंबर 7 चकल्स, चकल्स होता है गिगल, गिगल होता है दबी हुई हंसी, तो डी ऑप्शन जवाब है। नंबर 8 पे इन्फेंट, इन्फेंट होता है बेबी, ए ऑप्शन बेबी जवाब होगा। नंबर 9 मेलोनेस, मेलोनेस होता है मेच्योरिटी, पुख्तगी, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। डिफिडेंट, डिफिडेंट होता है हेजिटेंट, हिचकिचाते हुए, कम हिम्मती महसूस करते हुए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हेजिटेंट आंसर होगा। नंबर 11 राइपनेस, राइपनेस होता है पुख्तगी, मेच्योरिटी, ए ऑप्शन मेच्योरिटी आंसर है। अनचार्टर्ड होगा वेयर नो वन हैज़ असेस, जहाँ किसी की रसाई ना हो सके, अनएक्सप्लोर्ड, तो सी ऑप्शन अनएक्सप्लोर्ड आंसर होगा। नंबर 13 प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है फ्रीडम, सहूलत, आज़ादी, बी ऑप्शन जवाब है। नंबर 14 एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब हासिल करना, सिक्योर्ड, तो ए ऑप्शन आंसर होगा, सिक्योर्ड। नंबर 15 असेंट्रिसिटीज़, असेंट्रिसिटीज़ होता है ऑड बिहेवियर, ऑडिटीज़, अजीब व गरीब रवैया, तो सी ऑप्शन इसका जवाब होगा। नंबर 16 मिस्टिक, मिस्टिक होता है स्पिरिचुअल, रूहानी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 17 एबंडमेंट, एबंडनमेंट, एबंडन होता है एबंडनमेंट, एबंडनमेंट का मतलब होता है कि तर्क करना, झुक जाना, सरेंडर करना, ए ऑप्शन सरेंडर आंसर है। नंबर 18 रिचुअल, रिचुअल क्या होता है, मजहबी रसूमात, ठीक है, किसी किस्म की रसूमात, तो राइट, RITE, राइट इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन आंसर है। वेरीफाइंग, आगे है वेरीफाइंग, वेरीफाइंग का मतलब होता है तस्दीक करते हुए, तस्दीक करना। अटेस्टिंग, अटेस्टिंग, सी ऑप्शन तस्दीक करते हुए इसका जवाब है। 20 ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब लुक, और सी ऑप्शन लुक जवाब है। नंबर 21 मिमिक्री, मिमिक्री होता है कॉपिंग, इमिटेशन, किसी की नकल उतारना, बी ऑप्शन इमिटेशन इसका जवाब होगा। नंबर 22 क्विजिकल, क्विजिकल होता है इंक्वायरिंग, सवालिया अंदाज, बी ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 23 फ्लटरिंग, फ्लटरिंग होगा फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग, सी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 24 अपरोडियस, अपरोडियस होता है शोर से भरपूर, नॉइजी, नॉइजी, तो सी ऑप्शन आंसर होगा। 25 पे है स्नैचेस, स्नैचेस होता है टुकड़े, बिट्स, BITS, बिट्स, बी ऑप्शन आंसर होगा। रिकर्ड, रिकर्ड का मतलब वापस लौटना, वापस आना जहन में, रिटर्न, तो सी ऑप्शन रिटर्न्ड आंसर होगा। पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब थॉट, सोचना, डी ऑप्शन आंसर होगा। स्कैटर्ड का मतलब स्प्रेड, बिखरा हुआ, सी ऑप्शन जवाब होगा। 29 पे है वीव, वीव का मतलब है बुनाई करना, बुनना, निट, सी ऑप्शन आंसर है। नंबर 30 पैटर्न, पैटर्न होता है डिज़ाइन, नमूने, डी ऑप्शन डिज़ाइन जवाब होगा। 31 रैंडमनेस, रैंडमनेस होता है हैपहैज़र्डनेस, इरेगुलरिटी, डिसऑर्डर, बेतरतीबी, तो बी ऑप्शन हैपहैज़र्डनेस जवाब होगा। 32 बिगिल्ड, बिगिल्ड का मतलब डिसीव्ड, धोखा देना, डी ऑप्शन जवाब होगा। 33 है बीक्विथ, बीक्विथ का मतलब होता है बेस्टो, नवाजना, सी ऑप्शन जवाब होगा।
नंबर 34 कामनेस। कामनेस का मतलब क्या होता है? सुकून, कंपोजर। ए ऑप्शन कंपोजर जवाब होगा। पॉइज 35 पे है पॉइज। पॉइज होता है बैलेंस, बैलेंस, तवाजुन, सेल्फ कंट्रोल। ए ऑप्शन जवाब होगा। 36 जिंगो। जिंगो होता है शोविनिस्टिक। शोविनिस्टिक क्या होगा? वतन परस्ती पर मबनी। अग्रेसिव पेट्रियोटिज्म कहते हैं ना जिसे, अग्रेसिव पेट्रियोटिज्म यानी जनूनी और जंगजुआना फितरत जिसको कहते हैं, शोविनिस्टिक। तो सी जवाब होगा, ठीक है, यानी जंगजू या जनूनी वतन परस्ती। 37 पे एंगेज। एंगेज का मतलब मुनहमिक होना, शामिल होना, इन्वॉल्व होना। ए ऑप्शन इन्वॉल्व जवाब होगा। नंबर 38 हेरिटिकल। हेरिटिकल होता है गैर रवायती, अनऑर्थोडॉक्स। तो बी ऑप्शन अनऑर्थोडॉक्स इसका आंसर है। आगे 39 पे है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है दकियानूसी, कन्वेंशनल। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 40 पे है एगॉस्ट। एगॉस्ट का मतलब खौफजदा, टेरिफाइड। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए जी, आपके सिनोनिम्स हो गए मुकम्मल। आते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। क्वेश्चन आंसर्स में देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्या है? वेयर डिड चिप्स मूव आफ्टर हिज वाइफ डेथ? आपने क्या पढ़ा था? ही लेफ्ट, he changed his more commodious apartment in school house and went back to his old original bachelor quarter in school. अपने bachelor quarter में वापस लौट गया था, ये हमने अभी पढ़ा। How did Chip's house mastership prove useful after the death of his wife? उसकी house mastership किस तरह से useful उसके लिए साबित हुई? Actually he wanted to give up his mastership, but the headmaster convinced him not to do so, and he was glad for not leaving his job later on. फिर आपके पास सवाल आता है, what changes did the death of his wife bring in Chips? What changes did the death of his wife bring in Chips? चिप्स की ज़िंदगी में क्या चेंज आए जनाब वाइफ की डेथ के बाद? हम देखते हैं कि just marriage added something new to his life. Similarly, the death of his wife caused a lot more grief in his life, and after the death of his wife, suddenly he became such a man whom the boys could rank as a old man. उसे बच्चों ने अब old man कहना शुरू कर दिया था. But his discipline improved and he was not less confident about his work. फिर देखें, वाई डिड द बॉयज़ कॉल चिप्स ओल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ? क्यों कहा था उसको ओल्ड, क्यों कहते थे? बिकॉज द बॉयज़ स्टार्टेड टू टेक नोटिस दैट हिज हेयर take notice of his grey hair, and otherwise we see that he was very active indeed, and he could knock half a century like that of an energetic person in the cricket field. Cricket field में 50 एज के बावजूद वो आसानी से रन बना सकता था, हाफ सेंचुरी बना सकता था। What did Chips recount about Naylor? Naylor के बारे में उसने क्या कहा था? वो कहता है कि he used to remember Naylor. Naylor called him an old man at the age of 50. ठीक है, तो Naylor basically was a lawyer, and he thought that as when Naylor was 50, Chips thought that he should ask Naylor if a man at 50 become old. वो कहता था कि Naylor ने मुझे तो 50 साल की उम्र में बूढ़ा कहना शुरू किया था, अब मैं 80 साल का हो चुका हूँ और Naylor 50 का होगा, तो क्या अब भी कहता होगा कि 50 साल एक बुढ़ापे की उम्र होती है? What changes did occur in Chips after the start of the new century after Catherine's death? कैथरीन की डेथ के बाद क्या हुआ? उसकी चेंज क्या है ज़िंदगी में कि his habits, his manners और jokes merged into a harmony, a single harmony. ठीक है जी, he took pride in his position, in his place, in his rank, about his rank in school. What had he won by seniority and ripeness? Ripeness और seniority की वजह से आपने पढ़ा क्या उसने हासिल कर लिया था? He won an uncharted, no man's land privilege, यानी nobody could object him, कोई उस पर तनकीद नहीं कर सकता था. He otherwise could criticize parsons and teachers और parsons को कभी कभी वो तनकीद का निशाना बनाता था. How did Chips see the world of change and conflict? तो वर्ल्ड ऑफ चेंज को वो कैसे देखा करता था, दुनिया की तब्दीलियों को? He saw the world of change and conflict with the remembered eyes of Cathy. ठीक है, the Cathy actually had left calm and poise that accorded well with his inner emotion, कि उसको एक मुतवाज़न शख्सियत बना गई थी कैथी. What had Cathy left with Chips? आपने पढ़ा
she had left a calm and poise that accorded well with his inner emotions. आगे देखते हैं, What were Chip's views about the boards? बोर्ड्स के बारे में इसका क्या ख्याल था? देखो बेटा, हम देखते हैं he was neither a pro board और anti boards. बोर्ड्स जो जनूबी अफ्रीकन्स के लोग, जो जनूबी अफ्रीकन्स थे, ना तो उनके ख़िलाफ़ था ना ही उनके फेवर में था. Sometimes he gave a resemblance or he just depicted a sort of similarity of the South Africans with that of the English the heroes of English history. इंग्लिश हीरोज़ के साथ वो उनकी जदोजहद को मिला दिया करता था बोर्ड्स की. हालांकि बोर्ड्स उनके दुश्मन थे, किसके? ब्रिटिशर्स के. ठीक है जी. What did Chips say to Lloyd George? लॉयड जॉर्ज को क्या कहा था चिप्स ने? उसने ये कहा कि I am nearly old enough to remember you as a young man, but I confess that you have changed a good deal. कि ग्रेट डील, कि मुझे याद तो नहीं नौजवानी के तुम्हारी वजारत के बहुत से दिन, लेकिन अब मुझे ये पता है कि तुम काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हो, बेहतर हो चुके हो, अच्छे वज़ीर बन चुके हो. What did Chips remember about हाल्सबरे? हाल्सबरे के बारे में वो क्या सोचता था, क्या रिमेंबर करता था? हाल्सबरे एक्चुअली ही बिकेम चांसलर एट द एज ऑफ 82 and he died when he was 99. What sort of gown did Chips wear after the death of Catherine? कैसा गाउन पहना करता था? He did not take care of his demeanor or dress. He wore a tattered gown he wore an old gown which became tattered enough to hold together. ठीक है, फटा पुराना गाउन पहना करता था, बसीदा किस्म का. How would Chips take roll call near Big Hall? बिग हॉल के करीब वो कैसे रोल कॉल लिया करता था? मैंने आपको बताया था. He held the list containing the names of comprising the names of school boys, and they passed near him, spoke their name for Chips to verify on his list, and this verifying glance was a subject of mimicry throughout the school. वो जो verify करता था, बच्चों के नाम टिक करता था, पूरे स्कूल में मजाक का सबब था ये बात. What was Chips' view regarding Mr. Lloyd George and his famous budget? मिस्टर लॉयड जॉर्ज जो है उसका फेमस बजट और उसके बारे में चिप्स क्या सोचता था? ही डिड नॉट बॉदर और केयर अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड हिज फेमस बजट. वो इसकी परवाह ही नहीं करता था. विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड डिड विजिट ब्रुकफील्ड? कौन से प्राइम मिनिस्टर आए थे? लॉयड जॉर्ज विजिटेड ब्रुकफील्ड. ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ नेलर. नेलर का करेक्टर स्केच क्या होगा जी? नेलर वॉज वन ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स एंड ही कॉल्ड चिप्स ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 50. Later he became a lawyer and Mr. Chips remembered him for this comment of calling him old at the age of 50. What do you know of boards? Boards कौन थे? मैंने बताया they were the successors of Dutch settlers in South Africa के रहने वाले थे and they were engaged in a struggle to defeat Englishmen, English invaders. ठीक है, तो Chips compared their struggle with English वॉरियर्स, इंग्लिश हीरोज़. तो वो क्या कर रहे थे? वो इंग्लिस्तान के जो इन्वेडर्स थे, हमलावर थे, अटैकर्स थे, उनके ख़िलाफ़ जदोजहद आज़ादी में अफ्रीकन्स मौजूद थे, उनको बोर्ड्स कहा जाता है. व्हाट एसेंट्रीज डिड चिप्स हैव द राइट टू? वो कौन कौन सी अजीब हरकत थी जो कि वाबस्ता रहीं जनाब? क्या क्या हक हासिल थे चिप्स को? हम देखते हैं. चिप्स हैड द राइट टू डिफरेंट एसेंट्रिसिटीज़. क्यों? ड्यू टू हिज ओल्ड एज, seniority and maturity. Mr. Chips wore his gown till it was too torn to hold together and his habits were careless. Last question. What was the favorite subject of mimicry among the boys? Boys में mimicry का favorite subject क्या था? The steel rimmed spectacles of Mr. Chips slipping from his nose, his gaze half rapt and half quizzical. So all this verifying glance of Mr. Chips was the favorite subject of mimicry by the student थ्रू आउट द स्कूल. जिस तरह से वो अपने स्पेक्टिकल्स रखा करता था नोज़ पे और यूँ बच्चों को घूरा करता था सवालिया अंदाज में उनके अटेंडेंस लेते हुए, तो पूरे स्कूल में इस अंदाज की नकल उतारी जाती थी. ये फेवरेट सब्जेक्ट था मिमिक्री के लिए. ठीक है जी बेटे, ये आपका हो गया लेसन नंबर 9 कंप्लीट और मिस्टर चिप्स के चैप्टर सारे के सारे हुए कंप्लीट और फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था वो हमने पूरा कर लिया. अब जो हमें करना है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है. आपने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस
की कितनी एक्सरसाइजेस की थी? 3 एक्सरसाइजेस की थी। उससे पहले मैंने आपको सारे रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के सारे रूल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। तो अभी जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, अब उसमें से करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस करना है हमें, और 3 एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं, नंबर 4 एक्सरसाइज करना है। इसके जो रूल्स और जो लॉजिक्स हैं उनको ज़रूर साथ साथ नोट डाउन करें ताकि आपको वो भूले ना। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4 है, लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 4 हमें आज करना है। और एक्सरसाइज नंबर 4 पे आ जाते हैं जी। ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपके पास है आई वेंट डायरेक्टली टू माई ब्रदर। बेटा डायरेक्टली ये एक एडवर्ब है। आप याद रखें कुछ लिंक वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ एडवर्ब नहीं लेते, एडजेक्टिव लेते हैं। वो कौन कौन से लिंक वर्ब्स हैं? लिंकिंग वर्ब्स। वो लिंकिंग वर्ब्स आप नोट कर लीजिएगा। वो लिंकिंग वर्ब्स है एक्ट, अपीयर, गेट, गो, सेम, रन, become, grow, prove। ये अपने साथ एडवर्ब, और एडवर्ब ly के साथ भी तो होता है ना, एडवर्ब नहीं लेते लिंकिंग वर्ब्स। ये अपने साथ क्या लेते हैं? एडजेक्टिव्स लेते हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जुमला है आई वेंट डायरेक्टली टू माई ब्रदर, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो है, और गो मैंने लिखा यहाँ पर, गो अपने साथ ly एडवर्ब नहीं लेता। तो इसका आंसर क्या होगा? आई वेंट डायरेक्ट। तो ऑप्शन सी जवाब होगा, आई वेंट डायरेक्ट। नंबर 2 पे आ जाए, आई विजिटेड मैनी वर्थ सीइंग प्लेसेस। बेटा इसका ऑर्डर क्या है? आई विजिटेड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आई विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। वर्थ क्या है? वर्थ एक एडजेक्टिव है, और वर्थ जो है अपने साथ फॉलो कर, वर्थ के साथ फॉलो करते हैं वर्ब, वर्थ के साथ फॉलो करता है नाउन, प्रोनाउन या प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म विद ing। तो वर्थ सीइंग की पोजीशन जो है वो एंड में आती है। जैसे आई विजिटेड, आई सब्जेक्ट, विजिटेड वर्ब, और मैनी प्लेसेस ऑब्जेक्ट इसका आ गया, और वर्थ सीइंग जो है यानी आई विजिटेड मैनी प्लेसेस। आप आगे से आंसर आपने देना है वियर, कहाँ विजिट किया आपने? आई विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। वर्थ सीइंग मतलब काबिले दीद, कैसी, विच टाइप ऑफ प्लेसेस यू विजिटेड, वो आप लिखेंगे एडजेक्टिव एंड में। ठीक है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आई विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। फिर आपके पास आ गया द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। बेटे हम यहाँ पर द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली क्यों नहीं लिखते? स्वीटली कभी भी नहीं आएगा, इसलिए कि स्मेल एक सेंसरी वर्ड है। ठीक है, सेंसरी वर्ड। सेंसरी किसे कहते हैं? वर्ड ऑफ, यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, वर्ड्स ऑफ सेंसेस। वर्ड्स ऑफ सेंसेस कौन कौन से हैं? आप देखते हो ना, वर्ड्स ऑफ सेंसेस जो हमारे सेंसेस को स्ट्राइक करते हैं, जैसे साइट, स्मेल, साउंड, टच, टेस्ट। ये क्या है? ये सेंसरी वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर है द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, स्वीटली नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल सही जुमला है, क्योंकि सेंसरी वर्ड्स कभी अपने साथ ly नहीं लेते हैं। तो ये सेंसरी वर्ड है, स्वीटली नहीं आएगा, ये ऐसे ही लिखेंगे, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन जवाब होगा। फिर है दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। वेरी कोल्ड टू ड्रिंक, बेटे एक बात सुने, व्हेन समथिंग कैन नॉट बी डन, थोड़ी नेगेशन में है, नेगेशन में स्टेटमेंट है, तो हम क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं टू और टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ये देखिए टू के बाद क्या आता है? टू प्लस एडजेक्टिव होता है, फिर आपके पास टू इन्फिनेटिव है, और इसके बाद वर्ब आता है। इसकी पोजीशन ये बनती है, टू के बाद एडजेक्टिव और इस टू के बाद वर्ब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? द वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। द वाटर इज़ क्या आ जाएगा? टू कोल्ड टू ड्रिंक, सी ऑप्शन।
नंबर 5 पे है ही रन्स वेरी फास्टली। बेटा ही रन्स वेरी फास्टली, और मैंने आपको बताया था अभी लिंकिंग वर्ब लिख के दिए, उसमें रन भी है। रन अपने साथ कभी ly एडवर्ब नहीं लेता है, तो यहाँ पर आएगा ही रन्स वेरी फास्ट। रन अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और फास्ट एडजेक्टिव है, ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। रन अपने साथ कभी, जैसे डायरेक्ट जो है वो भी अपने ये व्हेन गो है, गो अपने साथ कभी एडवर्ब नहीं लेगा, लिंकिंग वर्ब है। इस तरह से ये भी लिंकिंग वर्ब है और ये अपने साथ क्या नहीं लेगा, ये अपने साथ एडवर्ब नहीं लेगा, ly नहीं लेगा, बल्कि क्या लेगा, एडजेक्टिव। नंबर 6 आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, इसका भी ऑर्डर गलत है। आई कैन स्पीक इंग्लिश और फिर हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, वेरी वेल, और वेरी वेल जो क्वालिटी आपकी है वो एंड में आती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, फिर वेरी वेल आएगा, और ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 7 फ्यू फ्रेंड्स डेट आई हैव आर सिंसियर टू मी। फ्यू फ्रेंड्स डेट आई हैव आर सिंसियर टू मी, यहाँ गलती आर्टिकल की है। फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर, और नेगेटिव एक्टिविटी होती है, नेगेशन को शो, नेगेटिविटी को शो करता है, तो ना होने के बराबर। अब यहाँ है मेरे पास कुछ दोस्त हैं हु आर सिंसियर टू मी, जो कि मुखलिस हैं, पॉजिटिव चीज़ है, तो पॉजिटिव के लिए क्या आता है, आ फ्यू और दा फ्यू। और दा फ्यू जो होता है ना वो स्पेसिफिक लोगों के लिए, फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक। तो यहाँ पर लिखा गया है फ्यू फ्रेंड्स डेट आई हैव, यानी वो ख़ास दोस्त जो मेरे पास हैं, आर सिंसियर टू मी, तो यहाँ दा आएगा। दा जो है स्पेसिफिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पेसिफिक थिंग्स। नंबर 8 इट टेस्ट्स बिटरली, आपके पास आता है इट टेस्ट्स बिटरली। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सेंसरी वर्ड होते हैं, सेंसरी वर्ड, वो अपने साथ ly नहीं लेते, तो ये ly गलत है, बिटर एडजेक्टिव आएगा। सेंसरी वर्ड्स अपने साथ एडजेक्टिव्स लेते हैं, एडवर्ब्स नहीं लेते, तो बन जाएगा ही टेस्ट्स बिटर, इट टेस्ट्स बिटर। आगे नंबर 9 पे आ जाइएगा। नंबर 9 पे आपके पास है द कैंपेन इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। देखें, द कैंपेन इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल, इसमें कोई गलती नहीं है। नंबर 10 आई एम मच प्लीज्ड टू हियर इट, आई एम मच प्लीज्ड टू हियर इट। प्लीज जो है वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ मच नहीं लेता, वेरी लेता है, वेरी लेता है। प्लीज्ड एडजेक्टिव है, अपने साथ वेरी लेता है, मच नहीं लेता। तो आई एम वेरी प्लीज टू हियर इट, आई एम मच प्लीज गलत है, तो ए ऑप्शन सही होगी। यह आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 हुई कंप्लीट। अब हमें करनी है एक्सरसाइज नंबर 5। आ जाइए जी एक्सरसाइज नंबर 5 की जानिब। एक्सरसाइज नंबर 5 सेंटेंस नंबर 1। हमें सेंटेंस नंबर 1 क्या बता रहा है, रिच शुड हेल्प पुअर। बेटा रिच की प्लूरल, रिच एक पूरी कम्युनिटी है, इस तरह से पुअर जो है वो भी इसका प्लूरल पुअर ही रहता है। किसी एक रिच को पुअर की हेल्प नहीं करनी चाहिए, हर रिच जो है उसकी एक ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि वो पुअर की हेल्प करे। तो यहाँ द रिच और द पुअर हो जाएगा, वो इनकी पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करेगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो ये डी ऑप्शन। द उर्दू इज़ एन ईजी लैंग्वेज, द उर्दू कभी भी नहीं होता, लैंग्वेज के साथ दी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, तो क्या बन जाएगा, उर्दू इज़ एन ईजी लैंग्वेज। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 है सन राइजेज इन द ईस्ट। बेटा जो हेवनली बॉडीज़ हैं इनके साथ दी लगेगा, जो जैसे डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इनके साथ भी दी आर्टिकल लगेगा। तो हम देखते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन। नंबर 4 द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बेटा ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ दी आर्टिकल नहीं लेते, तो बनेगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 5 ही आंसर्ड लेस क्वेश्चन। बेटा ही आंसर्ड लेस क्वेश्चंस, लेस तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। ही आंसर्ड लेस क्वेश्चन, हमारे पास है ही आंसर्ड फ्यूअर क्वेश्चन देन आए, बल्कि देन आए, लेस क्वेश्चन देन आए। हम देखते हैं बेटे, मैं आपको ये दोबारा लिख देती हूँ। ये इसको ज़रा बोर्ड पे समझते हैं। ही आंसर्ड less questions
देन आई। ठीक है बेटा, देन जो है अपने साथ कंपेरेटिव डिग्री लेता है, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लेस, लेस जो है वो किस चीज़ को, क्वेश्चन, ये तो क्वांटिटी को जाहिर करता है और नंबर को जाहिर क्या करता है, फ्यू। तो यहाँ पर लेस है ही गलत, लेस तो आना भी नहीं है, ये तो क्वांटिटी, क्वेश्चंस के लिए क्वांटिटी तो नहीं होती, मिकदार तो नहीं होती, तादाद होती है, फ्यू आएगा। तो ही आंसर्ड फ्यू क्वेश्चंस, और हमें यहाँ पर देन की वजह से कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में क्या है, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर। तो यहाँ आएगा ही आंसर्ड फ्यूअर क्वेश्चंस देन आई। तो ये कौन सा वाला था इसमें ऑप्शन, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नंबर 6 पे आ जाए, द बोथ गर्ल्स आर टॉल। द बोथ नहीं होता, बोथ और ऑल के बाद द आर्टिकल इस्तेमाल होता है। ऑल द बॉयज़, बोथ द गर्ल्स, तो ये द बोथ नहीं, बोथ द होगा करेक्ट। इसका रूल क्या कहता है कि बोथ और ऑल के बाद दी लगाते हैं। तो ए ऑप्शन बोथ द गर्ल्स आर टॉल सही है। नंबर 7, द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। द गोल्ड, जो मेटल होते हैं अपने साथ दी आर्टिकल नहीं लेते, तो बन जाएगा गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। बेटा ये डॉग की जिबिल्लत में है कि वो फेथफुल है, कोई एक डॉग फेथफुल नहीं होता। हम कहते हैं द डॉग, द लिखेंगे तो पूरी हर डॉग की बात आ जाएगी, पूरी एक रेस आ जाएगी इसमें। तो यहाँ लिखेंगे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, हर डॉग में ये क्वालिटी होती है, तो सी ऑप्शन जवाब होगा। फिर है नंबर 9, आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। ये लिख लेते हैं, आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। बेटे मैंने बताया था आपको करेक्शन करवाते हुए, फ्यू नेगेटिव नेगेशन के लिए ना होने के बराबर, और आ फ्यू और द फ्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव यूसेज है। तो यहाँ पर आई एम सॉरी है, माजरत की जा रही है, कोई नेगेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो फिर आ फ्यू तो कभी भी नहीं आएगा कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास चंद ना होने के बराबर दोस्त हैं। सॉरी जब कर लिया तो ये नेगेशन की तरफ चीज़ चली गई और ये माजरत की तरफ, रिग्रेट की तरफ चीज़ चली गई, तो इसके लिए पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल होगा ही नहीं। इसके लिए जो नेगेट करने वाले, नेगेशन वाले वर्ड है वो है फ्यू, वो इस्तेमाल होगा। आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, और इसका आंसर है बी ऑप्शन इसका आंसर है। फिर नंबर 10 है टाइटैनिक सैंक इन अटलांटिक ओशन। बेटा टाइटैनिक और इसके साथ देखिए अटलांटिक ओशन, ये क्या है बेटे, ये जो बहरी जहाज़ों के नाम हैं, मैगज़ीन्स के नाम हैं, ओशंस के नाम हैं, ये अपने साथ आर्टिकल दी लेते हैं इनको पर्टिकुलराइज करने के लिए। तो द टाइटैनिक आएगा, द अटलांटिक आएगा, द टाइटैनिक सैंक इन द अटलांटिक ओशन, डी ऑप्शन सही है। एक्सरसाइज नंबर 6 पे आते हैं बेटे, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग अभी करते हैं। बात हो रही है एक्सरसाइज नंबर 6 की। एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या है, शेक्सपियर इज़ ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। एनी के साथ हमेशा अदर लगता है, एनी अदर, किसी और के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो हम कहेंगे शेक्सपियर इज़ ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, ए ऑप्शन सही है। नंबर 2, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ नाइसर देन एबटाबाद। बेटा जब हम क्लाइमेटिक कंडीशन को कंपैरिजन में लाते हैं तो देन डैट ऑफ आएगा, देन डैट ऑफ, तो क्या बनता है, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ नाइसर देन डैट ऑफ एबटाबाद। कौन सी ऑप्शन हुई, ए ऑप्शन सही है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में अक्सर आ जाता है, हायर यू गो कूलर इट इज़। ठीक है, तो बेटा जब कंपैरेटिव डिग्रीज 2 आ जाती हैं एक सेंटेंस में, तो ये अपने साथ हमेशा आर्टिकल दी लेती हैं। 2 कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में आर्टिकल लेती हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, द कूलर इट इज़। तो ये इसका आंसर क्या बना बेटा, ए, द हायर यू गो कॉमा द कूलर इट इज़। आगे है, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट ड्राइंग। मोस्ट परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट जो है वो कंप्लीट है हर सेंस में, और इसके साथ मोस्ट कभी भी नहीं लगता। परफेक्ट परफेक्शन को जाहिर कर रहा है, आप परफेक्ट कह सकते हैं हम, तो दिस इज़ अ परफेक्ट ड्राइंग आएगा। आप परफेक्ट, मोस्ट कभी भी नहीं होगा, परफेक्ट जो है कंप्लीट सेंस है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, दिस इज़ अ परफेक्ट ड्राइंग ऑफ द ताज महल। नंबर 5, ऑफ द प्लान्स ऑफ द 2 प्लान्स दिस इज़ द बेस्ट। लिखते हैं, ऑफ द 2 प्लान्स दिस इज़ द बेस्ट। बेटे जब 2 चीज़ों की बात की जाती है तो फिर हम
कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव। बेस्ट जो है ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर। दो चीज़ों का कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और गुड बेटर बेस्ट होता है। गुड पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव बेटर और बेस्ट सुपरलेटिव। आगे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है आई रैन एज फास्ट एज आई कुड रन। रन की रिपीटिशन हम कभी भी नहीं करेंगे, तो मैं कहूँगी आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। रन की वर्ब की रिपीटिशन एक सेम सेंटेंस में नहीं होगी, तो सी ऑप्शन इसका जवाब होगा। नंबर 7, शी इज़ द मोस्ट एबलेस्ट। बेटा एबलेस्ट तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट तो इसके साथ एडिशनल है, मोस्ट तो कभी भी नहीं आएगा, एबलेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो शी इज़ द मोस्ट, हम लिखेंगे शी इज़ द एबलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर नंबर 8 पे देखें, हर वॉइस इज सॉफ्टर देन यू। वॉइस क्या है, वो क्वालिटी है दैट समबॉडी पोजेस, और जो क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं तो आपका जो सेकंड प्रोनाउन है वो पोजेसिव नाउन होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। हर वॉइस इज सॉफ्टर देन यू। देखें, हर वॉइस इज सॉफ्टर देन यू। ठीक है बेटे, ये क्वालिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, देन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यू नहीं होगा बल्कि यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। क्वालिटी को कंपैरिजन में ला रहे हैं, देन योर्स आ जाएगा, देन योर्स, ये करेक्ट है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो कौन सा आंसर सही हुआ, आंसर सी, हर वॉइस इज सॉफ्टर देन योर्स। फिर है दिस लेसन इज ईजियर फ्रॉम दैट। ईजियर, दिस लेसन इज़ ईजियर। ईजियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और ये देन लेती है हमेशा अपने साथ, फ्रॉम नहीं लेती कंपैरिजन के लिए, तो ये फ्रॉम गलत है, यहाँ देन आना चाहिए। दिस लेसन इज़ ईजियर देन डैट, बी ऑप्शन सही है। 10 नंबर पे, द पाकिस्तान टाइम हैज़ द वाइडेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर। एनी अदर होता है हमेशा, एनी अदर, ठीक है। जब एनी अदर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हो हमेशा, कंपैरेटिव। तो द पाकिस्तान टाइम हैज़ द वाइडेस्ट नहीं, अ वाइडर सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। एनी नहीं होगा, एनी अदर होगा, किसी और के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो एनी अदर होगा। जब एनी अदर है तो कंपैरिजन के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री सेकंड डिग्री, और सेकंड डिग्री वाइडेस्ट नहीं है, वाइडर है, तो यहाँ पर आ जाएगा द पाकिस्तान टाइम हैज़ अ वाइडर सर्कुलेशन देन एनी अदर न्यूज़पेपर ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नंबर 7 एक्सरसाइज है आपके पास बेटे, नंबर 7 एक्सरसाइज में है यू हैड बेटर टू गो होम एट वंस। क्या है, यू हैड बेटर टू गो एट वंस। ठीक है जी, हैड बेटर क्या है, याद रखिएगा, हैड बेटर इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, लाइक शुड, जैसे शुड होता है ना, लेकिन इट इज़ यूज टू रेफर प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट या फ्यूचर को रेफर करता है, और स्पेसिफिक एडवाइस के लिए, कोई स्पेसिफिक एडवाइस के लिए हैड बेटर, स्पेसिफिक एडवाइस, और ये कभी अपने साथ टू इन्फिनिटिव नहीं लेता, तो क्या बनेगा, यू हैड बेटर गो एट वंस। स्पेसिफिक एडवाइस है कि बेहतर है कि तुम घर चले जाओ। फिर नेक्स्ट है ही सेड ही इज़ टेलिंग अ लाई। ही सेड, बस 2 सेंटेंस आपको और करवाती हूँ बेटे, आपका टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आपके पास जुमला आ गया, ही सेड ही इज़ टेलिंग अ लाई। ही सेड ही इज़ टेलिंग अ लाई। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, ये आपने पढ़ा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये डैट से कंजक्ट होती है, और ये पास्ट वर्ब है तो इस भी पास्ट हो जाएगा, अपने वॉज में चला जाएगा। क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। तो आपकी ऑप्शन कौन सी सही, ही सेड दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई, ऑप्शन डी। फिर है दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल आ गया। सिंस और फॉर क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो वॉज था, इसका मतलब है हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लेंगे, पास्ट सेंस में लेंगे, तो दिस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे बस ये इतना ही करते हैं आज, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।